साथियों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अर्णव गोस्वामी की हैबियस कॉर्पस याचिका की सुनवाई करते हुए जमानत मंजूर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस अप्रत्याशित फैसले के खिलाफ तमाम वरिष्ठ अधिवक्ताओं के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दबे के द्वारा तमाम तरीके के सवाल उठाए गए हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, आज की वीडियो में इसी के बारे में बातचीत करते हैं और देखते हैं कि अर्णव गोस्वामी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आउट ऑफ टर्न जाकर जो जमानत लेने की प्रक्रिया होती है उससे अलग जाते हुए क्यों सुप्रीम कोर्ट ने अर्णव गोस्वामी की जमानत मंजूर की। साथियों, जमानत की जो सामान्य प्रक्रिया होती है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी क्रिमिनल केस में आपराधिक मुकदमे में विवेचना के दौरान पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है या चार्जशीट आने के बाद न्यायालय में हाजिर होता है, तो गिरफ्तार होने के बाद वह लोअर कोर्ट के समक्ष जमानत का आवेदन करता है। लोअर कोर्ट अगर जमानत दे देती है तो ठीक है, अगर लोअर कोर्ट के क्षेत्राधिकार में जमानत देना नहीं होता है और लोअर कोर्ट से जमानत खारिज हो जाती है तो फिर सेशन कोर्ट के समक्ष जमानत एप्लीकेशन पेश की जाती है। सेशन कोर्ट में अगर जमानत मंजूर हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर सेशन कोर्ट में जमानत मंजूर नहीं होती तो उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में भी अगर जमानत नहीं होती तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फिर जमानत के लिए स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल करनी पड़ती है। सामान्य प्रक्रिया जमानत की ये होती है। अब यहाँ यह देखना है कि अर्णव के मामले में क्या जो जमानत की सामान्य प्रक्रिया होती है, जमानत एप्लीकेशन, बेल एप्लीकेशन मूव करनी होती है, क्या बेल एप्लीकेशन मूव की गई? नहीं साथियों, अर्णव के केस में ये जो ऑर्डर हुआ है जमानत का, यह बेल एप्लीकेशन नहीं है। इस बारे में क्या लीगल कार्रवाई की गई और किस लीगल कार्रवाई में यह जमानत हुई है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, अर्णव गोस्वामी की अरेस्टिंग के बाद सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे के माध्यम से मुंबई हाईकोर्ट के समक्ष एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिट दाखिल की जाती है, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस रिट, मैं सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि हैबियस कॉर्पस रिट क्या होती है। भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 5 तरीके की रिट का प्रोविजंस दिए गए हैं। उनमें से एक रिट होती है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस की जो हिंदी होती है वो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर कोई व्यक्ति कहीं पर बंद है तो उसको प्रत्यक्ष किया जाए। हैबियस कॉर्पस रिट उन सर्कमस्टांसेस में फाइल की जाती है जहां कहीं पर किसी व्यक्ति को किसी के द्वारा इलीगल कस्टडी में रख लिया गया है या कहीं बंधक बना लिया गया है, चाहे पुलिस के द्वारा गैरकानूनी हिरासत में रखा गया हो या किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को कहीं पर बंधक बनाया गया हो। उस स्थिति में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हैबियस कॉर्पस रिट दाखिल की जाती है और यह निवेदन किया जाता है कि जिनकी कस्टडी में वो है उनसे कहा जाए कि इलीगल कस्टडी से उसको रिहा कर दें। रूटीन में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार होकर मजिस्ट्रेट के द्वारा रिमांड लेने के बाद जेल भेजा जाता है तो लोअर कोर्ट में सबसे पहले उसकी बेल एप्लीकेशन दाखिल की जाती है, लेकिन यहाँ पर हैबियस कॉर्पस रिट दाखिल की गई। हैबियस कॉर्पस रिट की सुनवाई के दौरान जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के एडवोकेट थे उनके द्वारा यह कहा गया कि इस स्थिति में हैबियस कॉर्पस रिट मेंटेनेबल नहीं है। हालांकि हरीश साल्वे के द्वारा कुछ केस लाज का एग्जाम्पल दिया गया और यह कहा गया कि इससे पहले भी इस तरीके के मामलों में हैबियस कॉर्पस रिट दाखिल की गई है। ऑनरेबल मुंबई हाईकोर्ट ने 9 तारीख को ऑर्डर पास करते हुए कहा कि हम ये असाधारण मामला हैबियस कॉर्पस की सुनवाई कर नहीं पाते हैं, इसलिए इसमें किसी भी तरीके की इंटरिम रिलीफ देने की आवश्यकता नहीं है। और जो इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन थी कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द हैबियस कॉर्पस उनको छोड़ दिया जाए अंतरिम जमानत पर, मुंबई हाईकोर्ट उसको खारिज कर देते हैं। मुंबई हाईकोर्ट यह भी कहते हैं कि आप रेगुलर बेल भी लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट के समक्ष दाखिल कर सकते हैं। दोस्तों, 9 नवंबर यानी एक दिन पहले 9 तारीख को मुंबई हाईकोर्ट हैबियस कॉर्पस में जो इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन थी उसको खारिज करते हैं। उसके बाद 10 तारीख को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उसके अगेंस्ट स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल कर दी जाती है, विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर दी जाती है। और विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने के तुरंत बाद यानी एक दिन बाद 11 नवंबर, आज जबकि मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, वह लिस्ट हो जाता है, सुनवाई पे आ जाता है। मैं आपको बता दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई का सिस्टम क्या है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो सॉफ्टवेयर है, जो एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर है, जिसको रोस्टर प्रक्रिया बोलते हैं,
उसमें नंबर वाइज केसेस की सुनवाई होती है। आज अगर केसेस फाइल हुए हैं तो उनकी नंबरिंग हो जाएगी, उसके बाद जो कल केसेस फाइल होंगे तो उनकी नंबरिंग हो जाएगी, और ऑटोमेटिक उस सॉफ्टवेयर में एक के बाद एक जिस हिसाब से वो फाइल हुआ है उसी हिसाब से उसका नंबर आता जाएगा। तो जब दूसरे दिन उसको लगा दिया गया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दबे, हाँ दोस्तों, दुष्यंत दबे ने एक कड़ा पत्र लिखते हुए सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है, जिसको ये पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का हम समझ ले कि कार्यालय है, तो जो रजिस्ट्री के जो महासचिव हैं उनको एक लेटर लिखा जाता है दुष्यंत दुबे सीनियर एडवोकेट के द्वारा, और लेटर लिखते हुए ये कहा जाता है कि जबकि इसके पहले से इस तरीके के सैकड़ों मामले दाखिल हैं, अभी सुनवाई पे नहीं आए हैं, तो इसको इतनी जल्दी सुनवाई पर क्यों लाया गया, और वो भी अवकाश के दिन। 11 नवंबर आज अवकाश का दिन था, अवकाश के दिन के लिए स्पेशल बेंच गठित की गई। तो दुष्यंत दुबे के द्वारा यह भी सवाल किया जाता है कि क्या इसको आउट ऑफ टर्न लिस्ट करने के लिए चीफ जस्टिस मुख्य न्यायमूर्ति एस.ए. बोबड़े द्वारा कोई निर्देश दिया गया, या आप बिना मुख्य न्यायमूर्ति की नॉलेज में लाए हुए आप ही इस मामले को इतना अर्जेंट आउट ऑफ टर्न जाके लिस्ट कर रहे हैं। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के कई सीनियर एडवोकेट ने सवाल उठाए। दुष्यंत दबे ने यह भी कहा, तमाम केसों का उदाहरण दिया और कहा कि देश की जेलों में सैकड़ों लोग बंद हैं, तो अर्णव गोस्वामी क्या बाकी सिटीजन ऑफ इंडिया से क्या अलग है, क्या बाकी भारत के नागरिकों से अलग है? संविधान का अनुच्छेद 14 दोस्तों ये कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के सामने समानता और कानून का समान संरक्षण। तो यहां पर कानून का समान संरक्षण तो नहीं हुआ। और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी के द्वारा, इन दोनों जजों की डिवीजन बेंच के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जाती है और ढेर सारी टिप्पणियां की जाती हैं। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा यह भी कहा जाता है कि अगर आज हम इस मामले की सुनवाई नहीं करते तो हम ये मानेंगे कि हम विनाश की यात्रा कर रहे हैं। इस तरीके से तमाम बातें कही गई, और क्या 306 के इंग्रेडिएंट्स जो होने चाहिए अबेटमेंट ऑफ सोसाइटी के वो हैं, ये तमाम बातें कही गई। केस की मेरिट के बारे में मैं फिर बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी मैं ये बात करने जा रहा हूं कि आउट ऑफ टर्न लिस्टिंग क्यों की गई। हाँ दोस्तों, मेरा अपना खुद का ये सवाल है कि देश के तमाम जेलों में, जबकि मैं खुद क्रिमिनल केसेस की प्रैक्टिस करता हूं, तमाम क्लाइंट्स देश की जेलों में बंद हैं, और उनको कस्टडी में रखना और अर्णव गोस्वामी को कस्टडी में रखना, दोनों में कोई फर्क तो नहीं है। जुडिशियल रिमांड के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, मजिस्ट्रेट ने जुडिशियल रिमांड लिया, उसको जेल भेजा। अगर मजिस्ट्रेट को एट द टाइम ऑफ द टेकिंग द रिमांड, अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता था कि कोई प्राइमा फेसाई केस मेड आउट नहीं होता, तो मजिस्ट्रेट रिमांड एक समय उस रिमांड को रिफ्यूज कर देता, पुलिस को कस्टडी से छोड़ना पड़ता। जब मजिस्ट्रेट ने जुडिशियल रिमांड ले लिया तो वो कस्टडी इलीगल नहीं रही। इसलिए दोस्तों, यह इस तरीके का असाधारण सुनवाई का मामला नहीं था जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का अर्णव गोस्वामी को हैबियस कॉर्पस की सुनवाई करके इंटरिम राहत देते हुए जमानत मंजूर करना एक अप्रत्याशित फैसला था दोस्तों। इस अप्रत्याशित फैसले में निश्चित रूप से तमाम बुद्धिजीवी और सीनियर अधिवक्ताओं की ओर से सवाल उठना लाजमी था। मैं उम्मीद करता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट इसी तरीके के जो कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, जो भारत के आम नागरिक हैं, उनके मामलों में भी इसी तरीके का रुख अपनाएंगे और उनको भी इस नज़ीर का आगे फ़ायदा मिलेगा। यह बात थी जो आपसे आज करनी थी दोस्तों। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों को देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।